Good morning, everyone. I am Dr. Prerna Maheshwari from Government Dungar College, बीकानेर। मेरे आज के लेक्चर में मैं प्राचीन भारत का इतिहास में मगध का उत्कर्ष किस प्रकार हुआ, इस पर आपसे बात करूंगी। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हर्यक वंश के शासकों बिंबिसार और अजातशत्रु के नेतृत्व में मगध का साम्राज्य विस्तार किस प्रकार हुआ। आज मैं आपको बताऊंगी कि शशुनाग वंश और नंद वंश के नेतृत्व में मगध का उत्कर्ष का कार्य किस प्रकार पूर्ण हुआ। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदासक की अयोग्यता के कारण उसे गद्दी पर से हटा दिया गया और एक योग्य अमात्य शिशुनाग को शासक बनाया गया। शिशुनाग के शासक बनने के साथ ही एक नए वंश की नींव रखी गई जिसका नाम था शशुनाग वंश। शिशुनाग का शासनकाल 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व रहा। उसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना अवंती पर मगध की विजय रही। अवंती पर विजय से मगध का वत्स राज्य पर भी अधिकार स्थापित हो गया क्योंकि वत्स जनपद अवंती के अधीन था। इस समय कोसल को भी मगध साम्राज्य में मिला लिया गया और इस प्रकार मगध काफी शक्तिशाली राज्य हो गया। शिशुनाग के शासनकाल में राजगृह को मगध की राजधानी बनाया गया और बाद में वैशाली को मगध की द्वितीय राजधानी बनाया गया। शिशुनाग के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक या काकवर्ण गद्दी पर बैठा। उसका शासनकाल 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व रहा। कालाशोक के शासनकाल की मुख्य घटना वैशाली के बालिकराम विहार में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन रही। इस संगीति के आयोजन के पश्चात बौद्ध संघ में विभेद हो गया और स्थविर और महासांगिक नाम से दो संप्रदाय अस्तित्व में आए जो बाद में हीनयान और महायान के नाम से जाने गए। कालाशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया गया और इसके पश्चात पाटलिपुत्र ही मगध की राजधानी बनी रही। कालाशोक के उत्तराधिकारियों में उसके 10 पुत्रों के नाम मिलते हैं जिन्होंने सम्मिलित रूप से 22 वर्ष शासन किया और 344 ईसा पूर्व में शशुनाग वंश के शासन का अंत हुआ और नंद वंश के शासन का आरंभ हुआ। नंद वंश के संस्थापक के रूप में महापद्मनंद उग्रसेन का नाम मिलता है। भारतीय और विदेशी दोनों स्रोतों से नंदों की साधारण और अनभिजात उत्पत्ति का संकेत मिलता है। पुराणों के अनुसार महापद्मनंद शशुनाग वंश के अंतिम राजा महानंदिन की शूद्रा स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। परिशिष्ट पर्वन के अनुसार वह नाई पिता और नगर शोभिनी माता का पुत्र था। यूनानी लेखक कर्टियस ने लिखा है कि महापद्मनंद उग्रसेन जाति का नाई था। वह काफी सुंदर था, इसलिए वह रानी के नजदीक पहुंच गया और उसने राजा का विश्वास प्राप्त किया और धोखे से राजा की हत्या कर दी। राजकुमारों के संरक्षण के बहाने कार्य करते हुए उसने राजसत्ता हथिया ली और आखिर में उसने राजकुमारों की भी हत्या कर दी। बाणभट्ट ने हर्षचरित में लिखा है कि काकवर्ण की राजधानी के समीप किसी व्यक्ति ने गले में छुरा भोंक करके हत्या कर दी और ये हत्यारा शायद
महापद्म नंद ही था। इस प्रकार महापद्म नंद के द्वारा शेषुनाग वंश के अंत और नंद वंश की स्थापना के बारे में काफी स्रोतों से वर्णन मिलते हैं। पुराणों में महापद्म नंद को सर्व क्षत्रांतक अर्थात सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला बताया गया है। क्षत्रिय वंश जिनका उल्लेख मिलता है उनमें इक्ष्वाकु, पांचाल, काशी, हेहय, कलिंग, अश्मक, कुरु, मैथिल, शूरसेन और वीतिहोत्र प्रमुख है। इक्ष्वाकु की साम्यता वर्तमान अवध के क्षेत्र से की जाती है। कौशल पर महापद्म नंद के अधिकार के बारे में सोमदेव के कथा सरित सागर से भी जानकारी मिलती है, जिसमें अयोध्या में नंद के शिविर का उल्लेख किया गया है। पांचाल की साम्यता वर्तमान रुहेलखंड, जिसमें बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद का क्षेत्र था, उससे उसकी साम्यता की जाती है। काशेय वंश के लोग वाराणसी के आसपास रहते थे। हेहय वंश का अधिकार नर्मदा घाटी के एक हिस्से पर था और इसकी राजधानी का नाम माहिष्मती था। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से नंद वंश का कलिंग के एक भाग पर अधिकार सिद्ध होता है। इस अभिलेख में नंद शासक के द्वारा कलिंग में खुदाई गई एक नहर का उल्लेख किया गया। अश्मक, इनकी साम्यता गोदावरी घाटी के एक क्षेत्र से की जाती है। कुरु पांचाल के पश्चिमी क्षेत्र में बसे हुए थे और इनका राज्य गंगा से लेकर थानेश्वर के पास सरस्वती तक विस्तृत था। मैथिल रामायण महाभारत में उल्लिखित मिथिला के निवासी थे, जिसकी पहचान नेपाल की सीमा पर स्थित वर्तमान जनकपुर से की जाती है। इसके आसपास वज्जी संघ का अधिकांश क्षेत्र अजातशत्रु ने अपने राज्य में मिला लिया था, परंतु नेपाल की तराई के जंगलों में मिथिला के शासक एक सीमा तक स्वतंत्र शासकों की तरह रह रहे थे। ऐसा लगता है कि महापद्म नंद ने उनकी स्वतंत्रता का अंत कर दिया। शूरसेनों का राज्य वर्तमान ब्रजमंडल का क्षेत्र था और मथुरा इनकी राजधानी थी। वीतिहोत्रों के बारे में अनुमान लगाया जाता है कि इनका संपर्क अवंती और हेहय लोगों से था और इनका राज्य इन दोनों के मध्य ही निश्चित रूप से होगा। इस प्रकार महापद्म नंद उग्रसेन ने मगध को एक विशाल साम्राज्य का रूप प्रदान किया और भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा साम्राज्य स्थापित हुआ जिसमें भारत की गंगा घाटी के संपूर्ण क्षेत्र के साथ गंगा घाटी के बाहर स्थित प्रदेश और दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण भूभाग शामिल था। यूनानी लेखक कर्टियस के अनुसार अग्रमीज का राज्य पश्चिम में व्यास नदी तक विस्तृत था। अग्रमीज की किसी विजय का उल्लेख नहीं मिलता, अतः यह क्षेत्र महापद्म नंद के द्वारा ही विजित किए गए होंगे। महापद्म नंद के कौशल पर आधिपत्य की जानकारी कथा सरित सागर से मिलती है। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख उसकी कलिंग विजय को प्रमाणित करता है और गोदावरी की घाटी में स्थित अश्मकों के राज्य पर नंदों के प्रभाव की
पुष्टि होती है। इस प्रकार महापद्मनंद के समय में नंद शासकों के अधिकार में दक्षिण भारत का भी काफी क्षेत्र था। पुराणों और बौद्ध ग्रंथों से जो जानकारी मिलती है उसके अनुसार महापद्मनंद के पश्चात उसके 8 पुत्रों ने शासन किया और वो बारी बारी से मगध के सिंहासन पर बैठे। महाबोधि वंश के अनुसार नंद वंश के अंतिम शासक का नाम धननंद था। इसे ही यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। यूनानी लेखकों के अनुसार उसके पास विशाल सेना और अतुल संपत्ति थी। भारतीय ग्रंथों से यह पता चलता है कि उसने प्रजा पर भारी कर लगा करके संपत्ति अर्जित की थी, इसलिए जनता उससे घृणा करती थी। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने इस असंतोष का फायदा उठाते हुए धननंद की हत्या कर दी और इसके साथ ही मगध पर नंद वंश का शासन समाप्त हो गया। अब मैं बात करूंगी कि भारत के इतिहास में नंद साम्राज्य का क्या महत्व है। सबसे पहली बात, नंद वंश की स्थापना से एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की संभावना स्पष्ट होती है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार भारत के इतिहास में पहली बार एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई जिसकी सीमाएं गंगा के मैदानों को लांघ गई। यह साम्राज्य स्वतंत्र राज्यों या ऐसे सामंतों का शिथिल संघ नहीं था जो किसी शक्तिशाली राजा के बल के सम्मुख नतमस्तक होते हैं, अपितु एक एकराट की छत्र छाया में एक अखंड राजतंत्र था। सामाजिक दृष्टि से देखें तो नंद साम्राज्य को साधारण और अनभिजात वर्ग के उत्कर्ष का प्रतीक माना जाता है। नंद वंश के समय से क्षत्रिय रक्त पर अभिमान करने वाले राजवंशों की परंपरा का अंत हो गया। प्रशासन की दृष्टि से अगर हम देखें तो नंद शासकों ने विशाल साम्राज्य पर कुशल एकात्मक शासन स्थापित किया। अनेक स्रोतों से पता चलता है कि नंद शासकों ने एक उत्कृष्ट शासन व्यवस्था स्थापित की। नंद शासकों के पास एक विशाल सेना थी जो बहुत ही शक्तिशाली और सुव्यवस्थित थी। इनके पास 20,000 घुड़सवार, 2 लाख पैदल, 2,000 रथ और 3,000 हाथी शामिल थे। नंद शासक असाधारण और विपुल धन संपत्ति के स्वामी थे। कथा सरित सागर के अनुसार नंदों के पास 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थी। विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस और ह्वेनसांग के वर्णन से ज्ञात होता है कि नंदों के पास विशाल संपत्ति थी। नंद वंश का शासनकाल भारत की आर्थिक समृद्धि का समय था और इस समय देश के विभिन्न भागों से पंचमार्क कॉइन्स प्राप्त होते हैं, जिससे इस काल की समृद्धि के बारे में जानकारी मिलती है। नंद वंश के शासनकाल में मगध का व्यापार पश्चिम एशिया के क्षेत्रों से होता था। पाटलिपुत्र स्थल मार्ग से तक्षशिला और पश्चिम एशिया के देशों से जुड़ा हुआ था। तक्षशिला से प्राप्त आहत सिक्कों से पश्चिमोत्तर भारत से व्यापारिक संबंधों की जानकारी मिलती है। मगध के सामुद्रिक व्यापार में कलिंग, बंगाल और शायद सौराष्ट्र के बंदरगाहों का महत्वपूर्ण योगदान रहा होगा। यदि हम नंद शासन काल में साहित्य और कला की बात करें तो पाटलिपुत्र इस समय ज्ञान विज्ञान का प्रसिद्ध केंद्र था
और कथा सरित सागर और बृहत कथा मंजरी के अनुसार वर्ष, उपवर्ष, पाणिनि, कात्यायन, वररुचि जैसे प्रसिद्ध विद्वान इसी युग में हुए थे। और यह भी पता चलता है कि इस युग में व्याकरण का काफी विकास हुआ था। नंद शासकों ने जन कल्याणकारी कार्य भी करवाए और उनके द्वारा कलिंग में एक नहर के बनवाए जाने का उल्लेख मिलता है। जैन ग्रंथों से पता चलता है कि नंद शासक बहुत दानी थे और नियमित रूप से दान की व्यवस्था के लिए उन्होंने एक दान विभाग खोल रखा था। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से नंद शासक द्वारा एक जैन प्रतिमा को कलिंग से उठाने का उल्लेख मिलता है और इसके आधार पर इतिहासकारों का अनुमान है कि नंदों और जैन धर्म के मध्य घनिष्ठ संबंध रहा होगा। नंद शासकों के कई मंत्री भी जैन थे, लेकिन वे धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु भी थे। नंदों की धार्मिक सहिष्णुता का संकेत इस बात से मिलता है कि उनकी दानशाला की व्यवस्था ब्राह्मण विद्वानों के संघ के हाथ में थी और उनके द्वारा किसी भी प्रकार के धार्मिक अत्याचार का कोई उल्लेख नहीं मिलता। तो इस प्रकार हर्यक वंश के पश्चात शेषुनाग वंश और नंद वंश के शासकों ने मगध के साम्राज्य विस्तार के कार्य को गति प्रदान की और भारत के इतिहास में पहली बार एक अखिल भारतीय साम्राज्य की नींव रखी गई।